नमस्कार, हार्टैग भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक बार फिर भरोसा दिला रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और आतंकवाद को खत्म किए बगैर अब पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। बातचीत अगर होगी तो आतंक को कैसे खत्म किया जाएगा और पीओके कब पाकिस्तान छोड़ेगा। और उधर शहबाज शरीफ देश देश घूम घूम करके सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमारी सहायता करिए और हम भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन वो बातचीत क्या करेंगे ये भी सबको पता है, क्योंकि जिहादी जनरल आसिम आसिम मुनीर और उसके पाले हुए आतंकी आका शहबाज शरीफ से वही कहने और करने के लिए कहेंगे जिससे उनका हित सत्ता हो और पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर जाए। शहबाज शरीफ बातों बातों में ही ये भी बता दे रहे हैं कि वास्तव में 6 और 7 मई की दरमियानी रात से 10 मई के शाम तक किस कदर पाकिस्तान की पिटाई हुई, धुलाई हुई और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है और उनके कई एयर बेसेस कैसे बर्बाद हुए। ईरान में जाकर के वो जब थोड़ी सी तल्ख अंदाज में वहां के राष्ट्रपति और वहां के वरिष्ठ नेता खमेनेई ने उन्हें फटकार लगाई, तब उन्होंने कहा वो बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो अजरबैजान पहुंचते हैं, उन्होंने ये सब कुछ कहते हुए एक बार फिर कहा कि भारत ने हमारी कमर ही तोड़ दी थी और 10 मई को जैसे सुबह की नमाज हम अदा कर रहे थे और उसके बाद भारत को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे थे, उसके पहले भारत के ब्रह्मोस ने रावलपिंडी एयरबेस को तबाह कर दिया था। ये शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री की बात है जो हम आपको बता रहे हैं। इस संदर्भ में जो भी जानकारियां शहबाज शरीफ दे पा रहे हैं और कबूल कर रहे हैं कि कैसे पिटाई की, आज इसी संदर्भ में हम बातचीत करेंगे रिटायर्ड कर्नल वीरेंद्र शाही सर से, और वो हमें बताएंगे कि वास्तव में ये सब कुछ शहबाज शरीफ क्यों बता रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले धन्यवाद। कि ये स्वीकारोक्ति समय समय पर आ रही है, क्षण क्षण के आ रही है, कोई मजबूरी है या कोई स्ट्रेटजी है? मजबूरी तो है अपना मुंह छुपाने की, और स्ट्रेटेजी है कि अपने लोगों को कैसे बेवकूफ बनाकर इस बात को वो प्रमाणित करें और सपोर्ट करें कि उन्होंने एक फील्ड मार्शल भी पैदा कर लिया। तो अपना एग्जिस्टेंस वहाँ के लोग अपनी सरकार का, अपनी फौज का, अपनी ही जनता को बेवकूफ बनाकर कायम करने की उनकी मजबूरी दिखती है। यहाँ पर एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कुछ देश में वक्ता ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये तो ऑपरेशन फेल हो गया, प्रमाण नहीं मांग रहे पहले की तरह। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं समझता हूँ जब सूर्य की रोशनी आती है तो इस तरह के अंधेरे अपने आप मिट जाते हैं। सर, एक बड़ा सवाल है कि एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से तबाह हुआ, एयर बेसिस किस तरह से तबाह हुए, और ब्रह्मोस मिसाइल की उन्होंने चर्चा की। जो रावलपिंडी में जो वाकया हुआ था, वो क्या वास्तव में पाकिस्तान की पूरी कमर ही तोड़ दी गई थी? जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह की रिपोर्ट्स आई हैं और इसी तरह की रिपोर्ट अब वो कबूल भी कर रहे हैं, मान भी रहे हैं उस बात को। पर जो इनिशियली हमारी ब्रीफिंग्स हुई थी, उनका तथ्य अगर देखा जाए गहराई से, तो बिल्कुल उनकी कमर वाकई ही तोड़ दी गई। क्या वो जो तैयारी कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम नमाज के बाद 10 तारीख को सुबह की नमाज जो 4:30 बजे उन लोगों ने, उनकी प्लानिंग थी कि जैसे नमाज खत्म होगा, उसको फजर की नमाज कहते हैं, उसके बाद हम इंडिया पर अटैक करना चाहते थे। ये उन्होंने कहा है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। और लेकिन उसके पहले ही भारत ने हमारा काम तमाम कर दिया और ब्रह्मोस मिसाइल ने रावलपिंडी एयरबेस को, और इसके पहले उन्होंने नूर खान का जिक्र किया था। तो ये सारे जो एयर बेसेस जो तबाह किए गए थे, क्या भारत को उनकी स्ट्रेटजी पता चल गई होगी और इसलिए हमारी वायुसेना ने और सेना ने त्वरित कार्रवाई की? देखिए,
इन्होंने 3 दिसंबर 1971 को भी ऐसा ही किया था। जी 8:20 पर जी जी। शाम की नमाज के बाद इन्होंने यही कार्रवाई की थी। बिल्कुल इसी तरह हमारे सब फॉरवर्ड एयरफील्ड्स पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स हुए और आर्टी शेलिंग हुई। मैं सर्विस में था। मेरी अपनी पिकेट पर रात भर में तकरीबन 1200-1300 गोले दागे गए। तो ये गेम तो वही है, पहचानते हैं एक दूसरे को, हम्म, समझते हैं एक दूसरे को, और जिस तरह से उनके हमने 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए थे, मैं समझता हूँ उनका बड़ा लॉजिकल रिएक्शन यही होना चाहिए था कि वो सुबह-सुबह उठकर, इससे पहले कि हमारे एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हो जाएं, वो एयरक्राफ्ट को जमीन पर ही मार दें सिटिंग डक्स की तरह, या एयरफील्ड्स को इतना ज्यादा क्षति पहुंचा दें कि हम टेक ऑफ ही ना कर सकें, जैसा उन्होंने भुज के एयरफील्ड के लिए कर दिया था 71। सर आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, आज प्रधानमंत्री ने बंगाल में बाकायदा ये ऐलान कर दिया, हालांकि पहले भी कहा गया था, उन्होंने कहा ये जारी है, और जिस तरीके से मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं, हालांकि जी कुछ राज्यों में अभी उसको सस्पेंड भी किया गया है कुछ क्षेत्रों में, लेकिन ये सब कुछ एक बार बताया जाता है और उसके बाद उसको सस्पेंशन में डाला जाता है, मतलब हम आगे भी बढ़ रहे हैं, रुके भी हुए हैं। ये क्या स्ट्रेटजी है सर, क्या दिखता है? देखिए, एक टू कीप द एनिमी गेसिंग, वो बड़ा एक तरीका होता है। उसमें उसका स्ट्रेस और टेंशन बढ़ता है, हम्म और जब उनका स्ट्रेस और टेंशन बढ़ता है तो उनकी जो स्पॉट डिसीजन की काबिलियत है उस पर असर आता है। एक तो उसका मुद्दा ये है। दूसरी चीज जो मेरे नज़र में आती है कि हर बार जो हम ये रोक देते हैं, ढील दे देते हैं, वो पतंग को खींचा, फिर दो डोर छोड़ दी, फिर थोड़ी ढील दे दी, तो उसमें पतंग की हाइट तो ऊपर जाती ही जाती है, हम्म उसी तरह उनकी टेंशन ऊपर जाती है। हम्म तीसरी बात ये कि सिर्फ बॉर्डर पर तैनाती रखना ही पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मार है। हम्म जिस तरह उन्होंने पूरी आर्मी मोबिलाइज की हुई है, जी और जिस तरह उन्होंने कंसंट्रेट किया हुआ है पूरी अपनी फौज को बॉर्डर पर, वहां उनको रखना, मेंटेन करना, जब उनके पास डीजल नहीं है, जब उनके पास राशन की कमी है, और आवाजाही में जो खर्चे होते हैं, एडिशनल जो मोबिलाइजेशन के खर्चे होते हैं, वो भी एक लगातार पड़ने वाली मार है। हम्म तो एक तरह से अगर फॉर्मल सीज फायर डिक्लेयर हो जाए, फौजें बैरक्स में चली जाएं, तो वो जो उनका 18-19 मिलियन का खर्चा पर डे का तकरीबन पड़ता है, उस पर ढील पड़ जाएगी। मेरे ख्याल फाइनेंशियल मार देते जाना भी उसका एक अभिप्राय हो सकता है। सर खबर उसके ये भी साथ आ ही रही है। एक कम्प्लेसेंसी आ जाती है ट्रुप्स में। जी खबर ये भी आ शेर रही है शेर कि आया, शेर आया, शेर आया, अरे आज भी नहीं आया, आया आया आया, फिर नहीं आया। वो जिस दिन जाता है उस दिन शायद वो इतने तैयार नहीं रहते। जी खबर ये भी आ रही है कि पाक अफगान बॉर्डर पर हेवी सेलिंग हो रही है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जी और हेलमंड प्रांत जो है उनका, वहां पर एक्टिवेशन है, और अफगान आर्मी की कुछ टुकड़ियां जो है वो पाक एरिया में एंट्री की हुई हैं, तो एक तरह से वो एरिया भी अब बहुत अशांत हो रहा है। क्या कुछ संकेत दे रहा है सर? क्योंकि बलूचिस्तान और सिंध की बात तो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो जल ही रहा है। जब ये सब प्रेशर्स पड़ जाएंगे तो मैं समझता हूँ एक पके आम की तरह ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर अपने आप टपक पड़ेगा। जी और ये बात मैं खास तौर पे अपने उन देशवासियों को बताना चाहता हूँ जो बड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं इसकी। हम्म, आप पीओके पे क्यों नहीं जाते, पीओके पे नहीं जाते? अरे भाई, पीओके खुद आ रहा है। खुदा रहा। सर इस और पर मैं आपसे रोकूंगा, एक सवाल करूंगा। आज जी अभी कुछ घंटे पहले की बात है, हमारे सेना प्रमुख द्विवेदी जी वहां पर गए हुए थे दीक्षा लेने रामभद्राचार्य जी से। जी शायद आपको भी पता चल गई होगी खबर।
तो उन्होंने जी तो मांग लिया है कि भाई आप हमें गुरुदक्षिणा दे दीजिए पीओजे के, और उन्होंने जी वादा किया है कि हम गुरुदक्षिणा आपको देंगे। जी। तो ये सब आसार अच्छे हैं और सब बन रहा है। और जब 4 जगह से मार उसको पड़ रही है, बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान मार रहे हैं, उनकी इंटरनल बढ़ रही हैं, बिलोच कर रहे हैं। ऐसे समय में मैं समझता हूँ हमारा ग्राउंड अटैक, जो लोग समझते हैं कि वही अटैक होता है, ऐसा नहीं है। जी जी। और जो इस बात को टैक्टिकली नहीं समझते हैं, उनका कहना कि आप जाकर कैप्चर क्यों नहीं कर लेते, वो इनको इकट्ठा होने में मदद करेगा। हम्म। कहीं से भी मंदिरों से मस्जिदों से कहीं करेक्शन, ये जब आवाज निकलेगी कि अब तो इस्लाम खतरे में आ गया, तो ये वक्त है कि अब वो गजबा हिंद के लिए इकट्ठे हो जाओ। ये इनको बिखर रहे हैं, बिखरने दो भाई। हम्म। हमारे ये रक्षा उनकी मंत्री फेवर राजनाथ कर सिंह रहे हैं ने। लोग, जो चाहते हैं कि हम ग्राउंड ट्रूप्स लेकर पीओ के या पीओजेके में दखल करें। इस वक्त बिल्कुल नहीं करना चाहिए। टूटने दो उनको, कमजोर होने दो उनको, हर तरफ से मार पड़ने दो उनको। हम्म। जब वक्त आएगा फिर बताएंगे जोर कितना बाजुए कातिल में है। कातिल में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि एक समय आएगा कि पीओजे के अपने आप हमें मिल जाएगा। इसके पीछे क्या आधार है सर? वही बात जो आप कहते हैं हर एक साक्षात्कार के दौरान जब मैं आपसे बात करता हूं, तो उनको टूटने देखिए दीजिए, सब कुछ आएगा ऐसे ही। जी, जब हर तरफ से टूटने लगेगा, और पीओजेके में ऑलरेडी मुजाहरे हो रहे हैं, एजिटेशंस चल रहे हैं, तब उसको एक बार टूटना ही टूटना है। जो चीज नजर आ रही है, पका आम दिख रहा है लटका हुआ, तो उसके लिए ज्यादा लाठी डंडा चलाने की अभी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एन वक्त पर शायद हमें ये सोचना पड़े कि पीओजेके की कौन सी पब्लिक आ रही है। क्या वही हमारे लोग जो 47 में रह गए थे उनके परिवार आ रहे हैं, या जो उन्होंने वहाँ पंजाब का और बाकी पाकिस्तान के लोग शिफ्ट कर दिए हैं, उन लोगों को उन्होंने रेडिकलाइज किया है, एंटी इंडिया बनाया है। क्या वो उन लोगों को इधर धकेलना चाहते हैं? और ये एक बड़ी भारी समस्या होगी। बहुत बहुत अहम सवाल किया है सर, और इसी से जुड़ा सवाल जो मैं आपसे अब तक जब भी बात कर पाया हूं अपने हार्ट टॉक भारत के मंच से, मुझे ऐसा लगता है कि जितना बलूचिस्तान और सिंधु में वर्तमान समय में पाकिस्तान की सरकार और वहां के सेना के खिलाफ मामला है, उतना मामला या उतनी ज्यादा जिसको कहते हैं कि नाराजगी पीओजेके में होनी चाहिए, वो पीओजेके में कम से कम ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक नहीं दिखा है। लोग चाहते तो हैं कि वो पाकिस्तान से आजाद हों, लेकिन भारत के साथ उतनी गर्मजोशी से मिलने का कोई बहुत बड़ा अभी तक कोई दृश्य सामने नहीं आया है। देखिए, उन्होंने बहुत बड़ा डेमोग्राफिक चेंज किया है पीओजेके में, इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जब तक वो डेमोग्राफिक चेंज जो वो लाए हैं उसको रिवर्स नहीं कर दिया जाए, तब तक मैं नहीं समझता कि हमें एक को रेडीमेड थाली की तरह पीओजेके को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पहले तो वो डेमोग्राफिक चेंजेस को रिवर्स करना पड़ेगा। उनका जो रेडिकल तबका बन गया है उनको डीरेडिकलाइज करना पड़ेगा। वो जो ये हम कैसे कर पाएंगे मदरसों सर? की, जी, ये हम कैसे कर पाएंगे जब तक वो क्षेत्र हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा? है तरीके। जब वो आना चाहेंगे तब देखेंगे किसको आने देना है, किसको नहीं आने सो देना इट विल टेक टाइम। है। इट हैज टू टेक टाइम। ये जो जल्दबाजी कर रहे हैं, ये मैं नहीं समझता हमारे अपने देश के हित में बात कर रहे हैं। ये उसी गेम का हिस्सा है जो चाहते थे कि भारत को और ऐसे शामिल कर दो जैसे रशिया यूक्रेन में उलझ रहे हैं आपस में, या जैसा इसराइल और हमास उलझ रहे हैं आपस में। और जो हमारी ये जो तीसरी पोजीशन आ गई, इसको फिर पांचवी 10वीं पर ले जाओ, क्योंकि वॉर इज ए वेरी एक्सपेंसिव गेम।
बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने बताई है और इस पर हम एक पूरा का पूरा एपिसोड करेंगे कि वास्तव में रेडिकलाइज्ड हुआ पीओजेके कैसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा और भारत संघ में अगर वो मिलेगा तो किस स्थिति में वो पीओजेके होना चाहिए। ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर आज आपने सिर्फ प्रकाश डाला और इस पर हम अलग से बात करेंगे और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये पूरे देश में बात जानी चाहिए कि जो पीओजेके इस समय है वो भारत में बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। कुछ नेता तो हैं वहाँ जी। जो भाषण देते हैं भारत के हित में, पर वो पूरी सूरत सही नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बात किया और इस वायदे के साथ कि इस मुद्दे पर सर हम एक अलग से बातचीत करेंगे ताकि देशवासियों को ये पता चल सके कि हमारे पीओजेको को कितना ज्यादा प्रदूषित कर दिया है इन नापाक इरादे वाले जिहादी जनरलों और वहां की सरकार और वहां की आईएसआई ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको हमारा ये धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमेशा कर्नल सर आपके साथ जुड़ेंगे और इसी तरीके के वो मुद्दे उठाएंगे जिसे देशवासियों को जानना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।